हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये हर एक साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और किस दिन, तो 9 दिसंबर को, यानी कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है हर एक साल 9 दिसंबर को। और इस बार यूएन के द्वारा ये कहा गया है कि जो कोविड-19 जो पैंडेमिक हुई है, इसमें क्या हुआ है, करप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब करप्शन कोविड-19 की वजह से क्यों बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने क्या किया, डेवलपिंग कंट्री को लोन प्रोवाइड किया, पैसे प्रोवाइड किए कि आप मेडिकल असिस्टेंस जो है, मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो खरीद पाएँ। और उसमें बहुत ही ज़्यादा करप्शन हुआ है बहुत सारे कंट्री में। सो बेसिकली यूएन के द्वारा ये डे मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे, हर एक साल 9 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो फार्मूला 1 जिसके बारे में हम ग्रां प्री के बारे में बात करते हैं, और फार्मूला 2 F2, इसके बारे में, ये दो रेस जो है ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। फार्मूला 2 यानी कि F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जहान दारूवाला। जहान दारूवाला। और इन्होंने किस ग्रां प्री में ये रेस जीता, तो सखीर ग्रां प्री। सखीर ग्रां प्री ये कहाँ पे हुआ था, बहरेन में। देखिए बहरेन ग्रां प्री ये भी बहरेन में ही होता है, लेकिन ये अलग है उससे। पहले होता है बहरेन ग्रां प्री, फिर होता है सखीर ग्रां प्री। तो इसी में हुआ फार्मूला 2 रेस में किसने जीता, जहान दारूवाला ने। सो बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम जान लेते हैं कि फार्मूला 1 और फार्मूला 2 रेस जो होता है, इसमें अंतर क्या क्या है। तो फार्मूला 2 में और जो गाड़ी में जो हॉर्स पावर की, यानी कि जो गाड़ी की जो पावर होती है, उसमें अंतर होता है। फार्मूला 2 रेस में 500 हॉर्स पावर की गाड़ी दी जाती है, इसमें 1000 हॉर्स पावर की। इसमें जो अर्निंग जो पर रेस होती है वो अलग है, मैक्सिमम स्पीड है, ये दोनों का अलग है। सो ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा जीता गया है, जहान दारूवाला के द्वारा। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सखीर ग्रां प्री के बारे में। तो सखीर ग्रां प्री, और ये हम बात कर रहे हैं F1 कार रेस के बारे में, और वो थी F2 कार रेस के बारे में। तो F1 सखीर ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है, पहली बार इनके द्वारा कोई F1 रेस जीता गया है। इनका नाम है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज। सो बेसिक आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम बहरेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहरेन की कैपिटल जो है ये क्या है, मनामा है। और इससे पहले जो सखीर ग्रां प्री से पहले जो बहरीन में जो आयोजित किया गया था, बहरेन ग्रां प्री, ये किसके द्वारा जीता गया था, तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानव अधिकार दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे ये हर एक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है यूएन के द्वारा। और इसका जो थीम है इस बार वो क्या है, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। सो बेसिकली आपको थीम भी या ध्यान में रखना है, थीम भी क्वेश्चन में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये जो गेम है इसको होस्ट कौन सी कंट्री करेगी, जिसका आयोजन 2023 में किया जाना है। सो बेसिकली इसका आयोजन किया कहाँ पे जाना था, मालदीव्स में, जिसकी कैपिटल माले है। बट मालदीव्स में जो है इससे पहले का भी, यानी कि 2019 का जो है इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स का आयोजन किया गया था 2019 में। बट इस बार मालदीव से ये जो होस्टिंग है ये किसके पास चली गई है, मेडागास्कर के पास। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहीं। सो फोर्ब्स के द्वारा हर एक साल जो है मोस्ट पावरफुल वुमेन और मोस्ट पावरफुल मेन, और या फिर मोस्ट पावरफुल पर्सन, या फिर सबसे ज़्यादा बिलियनर, मिलियनर, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी, सबसे ज़्यादा अमीर एक्टर, एक्ट्रेस, ये जो हर एक साल फोर्ब्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो कि मैगजीन है फोर्ब्स। सो बेसिकली इसके द्वारा जो अभी रिसेंटली 100 पावरफुल, मोस्ट पावरफुल वुमेन जो वर्ल्ड की हैं उनके बारे में एक रिलीज़ किया गया है फोर्ब्स के द्वारा। सो बेसिकली इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो ये है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल ये जर्मनी की चांसलर है। और बेसिकली ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लगातार फोर्ब्स की सूची में 10वीं बार फर्स्ट रैंक इन्हें दिया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे दूसरे नंबर पे किसे रखा गया है, क्रिस्टीन लेगार्ड को। ये क्रिस्टीन लेगार्ड जो है ये क्या है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लेगार्ड। और कमला हैरिस जिनको कि तीसरा रैंक दिया गया है, तो सबसे बड़ा छलांग जो है वो कमला हैरिस का ही रहा इस बार। और जो कि नवनिर्वाचित यानी कि 20 जनवरी को ये
अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी और पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट होंगी अमेरिका की ये कमला हैरिस। सो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें जो 100 मोस्ट पावरफुल वेमेन में कितने इंडियंस वेमेन को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो सबसे पहला नाम किसका आता है? निर्मला सीतारमन जी का। सो निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन्हें क्या दिया गया है? 41st रैंक यानी कि 41वें रैंक पे इन्हें रखा गया है। वहीं पे अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे एंजेला मर्केल, दूसरे रैंक पे क्रिस्टिन लेगार्डे, कमला हैरिस, और वहीं पे अगर हम बात करें उर्सुला वोन डेर लियन के बारे में। सो बेसिकली एक क्वेश्चन आज का सबसे पहला ये है कि उर्सुला वोन डेर लियन जो है ये किस चीज़ की प्रेसिडेंट है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेलिंडा गेट्स जो है ये बिल गेट्स की पत्नी है, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन की ये सह अध्यक्ष हैं। सो इसके बारे में बताइए। उर्सुला वोन डेर लियन जो है ये क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वहीं पे अगर हम और भी पर्सनैलिटी, इंडियन वुमेन पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो आप लिख लीजिएगा 55th पोजीशन पे HCL की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा को रखा गया। 68th पोजीशन पर किरण मजुमदार सौ जो कि बायोकॉन की, जो कि एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी फाउंडर हैं, उनको रखा गया। इंडियाज मोस्ट सेल्फ रिचेस्ट वुमेन कही जाती हैं किरण मजुमदार सौ। और वहीं पे रेणुका जगतियानी को 98th रैंक पे रखा गया। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल माउंटेन डे ये किस दिन मनाया जाता है? सो इंटरनेशनल माउंटेन डे ये हर एक साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है और ये डे भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही मनाया जाता है कि माउंटेन की रक्षा जो है, माउंटेन की देखभाल जो है वो कैसे की जा सकती है, इसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल निभाए जा सकते हैं। और अभी जो आपको बताओ कि अभी रिसेंटली एवरेस्ट की जो हाइट है वो नापी गई है किसके द्वारा? चाइना और नेपाल के द्वारा। और इसकी हाइट जो है एवरेस्ट की हाइट वो कितनी बताई गई है? 8848 मीटर 0.86 सेंटीमीटर। सो बेसिकली इसकी हाइट जो है वो कितनी सेंटीमीटर बढ़ गई है? 86 सेंटीमीटर। और इस बार इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम क्या था? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। और एवरेस्ट जो है इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर मठ के नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ये किस दिन मनाया जाता है? तो यूनिसेफ डे, और यूनिसेफ जो है ये यूएन की ही एक एजेंसी है जो कि चिल्ड्रंस के लिए काम करती है। और तो ये यूनिसेफ डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो यूनिसेफ डे ये हर एक साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डे भी 11 दिसंबर को। और यूनिसेफ के अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूएन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस ओलंपिक खेल को मंजूरी दी है? तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसने अभी रिसेंटली ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल के लिए मंजूरी दी है। और इसे ब्रेक डांस को जो है ओलंपिक में किस नाम से जाना जाएगा? ब्रेकिंग के नाम से। सो बेसिकली आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ब्रेक डांस नहीं रहा, अगर ब्रेकिंग रहा तो फिर आपको ब्रेकिंग टिक करके आना है। और इसे जो है 2024 के समर ओलंपिक में इस स्पोर्ट को इंक्लूड किया जाएगा, ना कि टोक्यो में जो ओलंपिक होगा 2021 में उसमें इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी लिस्ट 2020 जारी की गई है, इसमें किस एक्टर या फिर एक्ट्रेस ने टॉप किया है? सो इसमें जो टॉप किया गया वो किया गया है सोनू सूद के द्वारा। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट जारी की गई है वो किसके द्वारा? यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर के द्वारा ये लिस्ट पब्लिश की गई है, 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट। सो इसमें जो है टॉप पर कौन है? सोनू सूद। इन्होंने कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान जो है बहुत ही अच्छा काम किया। जो माइग्रेंट जो वर्कर्स थे उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। जो भोजन का जो प्रबंध है, फूड जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनके द्वारा किया गया। और अभी जो अदर इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको कि 15 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड लिस्ट में रखा गया है, उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली इनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सोनू सूद का नाम इंपॉर्टेंट है कि पहले रैंक पे कौन रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अवार्डेड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 ये हर एक साल दिया जाता है और ये जो है इस बार किसे दिया गया है? सो ये अवार्ड जो दिया गया है इस बार कैरोलिना आरूजो को। कैरोलिना आरूजो को ये अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है 2015 से।
और ये पहली नन इंडियन वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो है किस डिपार्टमेंट के द्वारा आती है, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन ये मैथमेटिशियन थे, किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये तमिलनाडु से थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। ये अवार्ड जो है हर एक साल फिक्की के द्वारा दिया जाता है। फिक्की कहने का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो बेसिकली इन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से जो सम्मानित किया गया वो किसे हम यहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि मेंस कैटेगरी में या फिर वुमेंस कैटेगरी में। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्स पर्सन, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये अवार्ड दिया गया है बजरंग पुनिया और एलावेनिल वेलरविन को। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। बजरंग पुनिया ये क्या है, ये रेसलर हैं, इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं। और एलावेलिन जो है ये क्या है, ये है शूटर। सो इन दोनों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि फिक्की के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है खेल को बढ़ावा देने के लिए, तो मध्य प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने $9 बिलियन का वैक्सीन पहल एपवैक्स शुरू किया है। सो एपवैक्स जो है इसका सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। एपवैक्स कहने का मतलब है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। सो बेसिकली ये फैसिलिटी जो शुरू की गई है, ये जो इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में। मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है। और इनके एडीबी के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। इस इनिशिएटिव के अंडर जो है जो डेवलपिंग कंट्री जो है, जो बहुत ही पुअर कंट्री है, वहाँ पे जो वैक्सीनेशन है, जो मेडिसिन जो है वो किस तरह से पहुँचाई जाए, वैक्सीनेशन जो है वो सुरक्षित तरीके से कैसे सबको लगे और कैसे पहुँचे कंट्री में, हर एक कंट्री में जो पुअर कंट्री है। बेसिकली उसके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिस पर कि $9 बिलियन खर्च किया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। और आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि एडीबी के जो भी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है। एडीबी के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे चुना गया है। अभी रिसेंटली टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में 2 लोगों को चुना गया है, एक तो जो बाइडेन और एक कमला हैरिस। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा घोषित किया गया है। ये प्रेसिडेंट होंगे और ये वाइस प्रेसिडेंट होंगी अमेरिका की। ये आप ध्यान रखिएगा। और 46 ये प्रेसिडेंट होंगे। 20 जन को ये ओथ लेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट पद की। फिर वहीं पे अगर मैंने आपको पढ़ाया था किड ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन के द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया था, ये किसे, तो गीतांजलि राव को। इसके बारे में हम पिछले वीक के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी ग्रां प्री 2020। अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया ग्रां प्री से, और ये इस साल का लास्ट ग्रां प्री था। अब जो होगा आई थिंक फरवरी और मार्च से ग्रां प्री स्टार्ट होता है, यानी कि F1 रेस होता है फरवरी और मार्च से। अबू धाबी ग्रां प्री यानी कि F1 रेस ये किसके द्वारा जीता गया। ये रेस जो है ये जीता गया मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा, मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बने हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया के हैं। WHO ने एक अपनी फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की थी मई 2020 में ही, और इसकी स्थापना भी कर दी गई थी फाउंडेशन की। बेसिकली इस फाउंडेशन के जो पहले CEO बने हैं, ये फाउंडेशन जो है WHO के साथ मिलकर काम करेगी। इस फाउंडेशन के जो पहले CEO बने हैं ये एक इंडियन है, और इनका नाम क्या है, अनिल सोनी, अनिल सोनी। वहीं पे अगर बात करें हम सौम्या स्वामीनाथन की, तो WHO की ये चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। और अनिल सोनी जो है ये 1 जन से अपना पद संभालेंगे, 1 जनवरी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवी के लिए जैविक प्रमाणन प्राप्त करने वाला, यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। अब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो पहला इंडियन स्टेट जो है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। जो पहला जो स्टेट इंडिया का कौन सा बना, और साथ ही साथ वो वर्ल्ड का भी पहला स्टेट बना
जहाँ पे पूरी तरह से पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो पहला स्टेट कौन सा था? सिक्किम, पूरे वर्ल्ड में। वहीं पे अगर बात करें कि अभी रिसेंटली मैंने पिछले वीक में डिस्कशन कराया था कि पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना जहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये ध्यान रखिएगा। और कीवी के लिए यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो कीवी की जो खेती होती है, जो कीवी की जो उपज होती है, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं ऐसा ही होता है कीवी। सो ये एक फल होता है और इसकी जो खेती की जा रही है जिस स्टेट में, वहाँ पे इसके लिए किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र हो या फिर किसी भी तरह का केमिकल हो, वो यूज़ नहीं किया जाता है इसके प्रोडक्शन में। सो ये दिया गया अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास शाहीन 9 यानी कि ये 9th एडिशन था का संयुक्त अभ्यास किया गया। सो शाहीन जो एरियल एक्सरसाइज जो है ये पाकिस्तान और चाइना के द्वारा एनुअली कंडक्ट किया जाता है और ये इसका 9th एडिशन था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? सिंध प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार सभी राज्य संचालित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को सामान्य संस्थानों में बदल देगी, यानी कि जनरल इंस्टीट्यूशन में, जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बदल देगी। यानी कि वहाँ उस स्टेट में जितने सारे मदरसा हैं और संस्कृत जो स्कूल हैं, वहाँ पे इसको क्या किया जाएगा? कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यानी कि वहाँ पे हर एक तबके के लोग और हर एक चीज़ों की पढ़ाई हो सके। और इस पर जो है सरकार का 250 करोड़ के लगभग में खर्च होता था सालाना। सो ये कन्वर्ट भी होगा और जो स्कूलों की जो संख्या है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए थे, हाई स्कूल खोले जाने चाहिए थे, सो बेसिकली इसी स्कूल को कन्वर्ट कर दिया गया जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सो अब इसमें जो पैसे खर्च जो होंगे वो कम होंगे। सो ये किस स्टेट के द्वारा, किस स्टेट की कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है? असम के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल और किस देश ने डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, और इस दोनों जो कंट्री के द्वारा जो है डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो स्थापित हो गए हैं। सो इस कंट्री का नाम क्या है? और ये 6th अरब कंट्री बना है। ये इस कंट्री का नाम है मोरक्को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। सो आज का तीसरा क्वेश्चन ये है कि मोरक्को की जो कैपिटल है वो क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मोरक्को जो है छठा कंट्री बना, तो जो बेसिकली इज़राइल को जब से इंडिपेंडेंसी मिली उस समय से जो जितने सारे मुस्लिम कंट्री हैं और जो अरब कंट्री हैं वो इज़राइल को कोई कंट्री मानते ही नहीं। सो बेसिकली जो फर्स्ट जो अरब कंट्री जो थी वो कौन सी थी? वो थी इजिप्ट। इजिप्ट ने कब इज़राइल के साथ जो है डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो स्टार्ट किए? 1979 में। फिर दूसरा कंट्री कौन सा बना? जॉर्डन, 1994 में। उसके बाद जो है इज़राइल के साथ किसी भी अरब या फिर मुस्लिम कंट्री से जो है रिलेशन नहीं थे। उसके बाद डायरेक्ट 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो एस्टैब्लिश किए गए इजराइल और बहरीन, यूएई, सूडान और अभी रिसेंटली मोरक्को के साथ इजराइल के। सो बेसिकली आप ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि ट्रंप जो है वो जाते जाते कुछ करके भी जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी कि यूएसए ने रूस से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रणाली खरीदने के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? आपको पता है कि इंडिया ने भी जो है 5 बिलियन से ऊपर तक का डील किया हुआ है S-400 मिसाइल खरीदने के लिए। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है S-400 मिसाइल। जो इसकी रेंज है वो कितनी है? 400 किलोमीटर से ऊपर की इसकी रेंज है। और ये S-400 मिसाइल जो है ये रशिया से हम खरीद रहे हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका ने इसके लिए किस कंट्री पर बैन लगाया है? तो इस कंट्री का नाम है टर्की। बेसिकली बहुत पहले से ही ये आवाज़ आ रही थी कि टर्की पर जो है सैंक्शन इम्पोज किए जाने चाहिए, सैंक्शन इम्पोज किए जाने चाहिए, बट ट्रंप के द्वारा जो है टर्की को जो है वेवर दे दिया जाता था। टर्की को बस जो है बहुत ही छूट दी गई थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, बट ट्रंप जो है वो जाते जाते टर्की पर इन्होंने सैंक्शन लगा दिए हैं। सो बेसिकली सैंक्शन कैसे लगाए जाते हैं, कैसे लगाए गए हैं? सो बेसिकली देखिए, काटसा जो एक एक्ट है इसका फुल फॉर्म है, काटसा फुल फॉर्म है इसका काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसके जरिए जो है, और आपको जानकर यह हैरानी हुई कि टर्की जो है ये नाटो का मेंबर है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। सो नाटो का मेंबर जो है ये यूएसए भी है और टर्की भी है।
इसके बावजूद भी यूएसए के द्वारा रशिया से जो मिसाइल परचेजिंग है इसके कारण टर्की पर सैंक्शन लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कार्सा एक्ट के अंडर जो है अगर आप डिफेंस डील करते हैं रशिया से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से, तो आप पर यूएसए जो है ये सैंक्शन लगा सकता है। और कार्सा एक्ट के अंडर जो है 12 तरह के सैंक्शन हैं और इसमें से कोई भी 5 सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो कुछ सैंक्शन जो है वो बहुत ही कड़े हैं, यानी कि अगर वो सैंक्शन लगाए जाते हैं तो उस कंट्री का जो इकोनॉमी जो स्लो डाउन है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। और कुछ सैंक्शन ऐसे होते हैं जो कि बस नाम के ही सैंक्शन होते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सो बेसिकली जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो नाम के ही समझ सकते हैं आपकी, कोई बहुत ही भारी सैंक्शन नहीं लगाए गए हैं। सो आप ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो है इंडिया को अभी S-400 मिसाइल जो परचेजिंग में जो है अभी तक वेवर मिली हुई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 दिसंबर को। सो अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। अब देखना ये होता है कि 20 जनवरी से पहले क्या इंडिया पे भी सैंक्शन कोई लगाया जाता है या फिर सैंक्शन से छूट दी जाती है, या फिर जो बाइडेन के आने के बाद इंडिया पे क्या कोई सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। सो अब देखना ये है। और जो S-400 मिसाइल है ये किसी भी एरियल टारगेट को, किसी भी एयरक्राफ्ट को और सभी टाइप्स के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा। सो बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री होगा, बट जो ये फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है ये किस स्कूटर के लिए, तो ई स्कूटर यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री होगा। सो ये किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, तमिलनाडु में। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, ओला के द्वारा। और इसमें जो है ओला कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, 2400 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगी ओला। और इससे जो है 10,000 जॉब क्रिएट होंगे। और इस प्लांट की जो एनुअल कैपेसिटी बताई जा रही है वो होगी कितनी, 2 मिलियन यूनिट पर ईयर, यानी कि 20 लाख जो स्कूटर हैं वो पर ईयर बनाए जाएंगे ई स्कूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री होंगे। सो 27 साल बाद ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री आएगा इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में। सो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के जो है ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस हिमा कोहली किस उच्च न्यायालय की पहली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट की गई है। तो जस्टिस हिमा कोहली जो है ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस होंगी तेलंगाना हाई कोर्ट की, तेलंगाना हाई कोर्ट की। और ये प्रेजेंट टाइम में क्या थी, इससे पहले क्या थी तेलंगाना चीफ जस्टिस अपॉइंट होने से पहले, तो ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। ये विजय दिवस की ही तस्वीर है जब पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था। कितने सैनिकों के साथ, तो 93,000 सैनिकों के साथ जो है पाकिस्तान ने इंडिया के पास सरेंडर कर दिया था। कब, तो 1971 का जो वार हुआ था जिसमें इंडिया ने जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर लड़ लड़ी थी। और बांग्लादेश के साथ नहीं कह सकते आप, इंडिया और ये पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश को इस लड़ाई के कारण जो है आज़ादी मिली थी। इसे हम लिबरेशन वार के नाम से भी जानते हैं। और सो बेसिकली ये डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है, ये 16 दिसंबर को ये हर एक साल डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया के सामने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर के साथ सरेंडर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है या फिर लेखिका कौन है। सो बेसिकली ये बुक जो है ये 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है, अमिश त्रिपाठी और भावना रॉय। अमिश त्रिपाठी इन्हें आप जानते ही होंगे, ये ऑथर है। और ये भावना रॉय जो है इनकी बहन है। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बुक से ही रिलेटेड है कि संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर, 19वीं एनिवर्सरी पर, यानी कि 2001 में जो है संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर को। और उस पर द सॉरी अनबाउंड नामक बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इस बुक को रिलीज़ किया गया। सो इस बुक को रिलीज़ किया गया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। ओम बिरला के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया, द सॉरी अनबाउंड। और इस पुस्तक का जो है हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया गया। और हिंदी वर्जन का नाम क्या है, हिंदी वर्जन को कहा जाता है समुद्र समावे बुंद में। समुद्र नहीं, स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समुद्र समावे बुंद में, जो पानी की बूंद होती है बुंद में। सो इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया गया। और ये बुक जो है
ये सीआरपीएफ की डीआईजी नीतू और बीएम दिनाकरन के द्वारा ये बुक लिखित है। इसमें जो है जो पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था 2001 में, इसमें 14 से 15 लोग मारे गए थे, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी थे, और इसमें जो है शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान, और इसमें आतंकवादियों को भी मारा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक साइंटिस्ट रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो ये एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे रोडम नरसिम्हा, और इन्होंने जो है इंडियन एरोस्पेस के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हुआ था, और इन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2013 में, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य सचिवालय यानी कि सेक्रेटारिएट और सरकारी जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसमें जो जितने सारे एम्प्लॉय हैं उन पर वो टी शर्ट और जींस पहनकर नहीं आ सकते हैं, उस पर बैन लगा दिया गया है। तो ये किस स्टेट के द्वारा लगाया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं MM नरवणे, इन्हें किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ये किस देश के विजिट पे गए थे? सऊदी अरब और UAE। तो इन्हें सऊदी अरब के गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है रिसेंटली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51वीं विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये हम बात कर रहे हैं 2021 के बारे में, और इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? सिंगापुर में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? यानी कि CCPI इंडेक्स 2021 जारी की गई है 2020 में। सो बेसिकली इसमें जो है इंडिया को क्या रैंक दिया गया है, यानी कि जो कार्बन एमिशन जो है वो किस तरह से है, और जो इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। इसमें जो है 61 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है CCPI में। सो इसके अंडर जो है इंडिया को क्या रैंक दिया गया है? 10th, यानी कि इंडिया का रैंक ओवरऑल अच्छा है। और जो सबसे खराब रैंक जो दिया गया है 61वें रैंक पे किस कंट्री को रखा गया है? यूएसए को रखा गया है। 60th रैंक पे किसे रखा गया है? सऊदी अरब को रखा गया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक पर किसी कंट्री को भी नहीं रखा गया, डायरेक्ट 4th रैंक पे रखा गया, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसी कंट्री ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। सो डायरेक्टली 4th रैंक पे किसे रखा गया है? स्वीडन को, और 5th रैंक पे यूनाइटेड किंगडम को यानी कि यूके को। सो बेसिकली अब 3-4 न्यूज़ है, और चारों न्यूज़ सुपर इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि पहला न्यूज़ क्या है। हिमगिरी, द फर्स्ट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17A शिप्स बीइंग बिल्ट एट GRC लॉन्च्ड। सो बेसिकली प्रोजेक्ट 17A के अंडर जो है 7 शिप बनाए जाने हैं, टोटल 7 शिप्स बनाए जाने हैं। जो 4 शिप जो है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे, और 3 शिप जो है ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा बनाए जाएंगे। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है पहला शिप जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और इस शिप का नाम क्या है? हिमगिरी, INS हिमगिरी। सो ये ध्यान में रखिएगा, और इसे कोलकाता में ही लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट न्यूज है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इन इंडिया। सो दुनिया की पहली जो है सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट थिंग्स ऑफ इंडिया जो है नेटवर्क, ये इंडिया में लॉन्च की गई है, और इंट्रोड्यूस की गई है किसके द्वारा? तो BSNL के द्वारा। और BSNL ने किसके साथ पार्टनरशिप में ये इंट्रोड्यूस किया है? तो साइक्लो के द्वारा। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस न्यू मेड इन इंडिया सॉल्यूशन विच इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय साइक्लो विल कनेक्ट विद BSNL सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये BSNL के सैटेलाइट जो है, जितने सारे जो टावर लगाए गए हैं BSNL के, उससे ये कनेक्ट करेगी, और ये पैन इंडिया कवरेज प्रोवाइड करेगी नेटवर्क को। और साथ ही साथ ये पूरे इंडिया में ही, यानी कि इंडिया के लैंड मास में ही नहीं, ये जो इंडियन जो सी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, वहाँ पे भी ये नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, जिससे कि बहुत ही जो नेटवर्क जो दिक्कत आती है, ये दिक्कतें नहीं आएंगी। सो बेसिकली ये वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसे कि इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि चक यीजगर
चक येगर जो है इनका निधन हो गया है। सो बेसिकली इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले पर्सन हैं, ये वर्ल्ड के पहले पर्सन हैं जिन्होंने जो साउंड की जो स्पीड है उसके बैरियर को तोड़कर जो है इन्होंने उड़ान भरी थी एरोप्लेन की, चक येजर। सो ये कारनामा कब किया गया था? 14 अक्टूबर 1947 को। और अगर हम बात करें कि जो साउंड के स्पीड के बारे में, सो साउंड की स्पीड क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो साउंड की स्पीड जो है यह है 343 मीटर पर सेकेंड। देखिए साउंड की स्पीड एयर में कुछ अलग होती है, स्टील में कुछ अलग होती है। सो बेसिकली हर एक मीडियम जो है हर एक मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। बट यहाँ पे हम एयर के बारे में बात करें तो जो साउंड की जो स्पीड है एयर में, उसके बैरियर को तोड़ा गया था चक येगर के द्वारा, जिनका कि अभी रिसेंटली निधन हो गया है। फिर लास्ट न्यूज है कि यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल प्राइज लॉन्च किया है किसके नाम पर? बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान के नाम पर। और ये जो है यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि एक इंटरनेशनल प्राइज दिया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी के फील्ड में। और किसके नाम पर? बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान के नाम पर। ये इन्हें बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये 2 साल में एक बार दिया जाएगा और इसके अंदर $50,000 भी दिए जाएंगे। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा की गई है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी आप मुझे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।